लेते हैं तरंग के बारे में। ठीक है, तरंगों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 में यांत्रिक तरंग जिसे मैकेनिकल वेव कहते हैं, और नंबर 2 में अयांत्रिक तरंग जिसे नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। यांत्रिक तरंग वे तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम जैसे कि ठोस, द्रव अथवा गैस में संचालित होती है, यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। यांत्रिक तरंगों के मुख्यतः दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? मुख्यतः दो भाग होते हैं। नंबर 1 में अनुदैर्ध्य तरंग जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, और नंबर 2 में होती है अनुप्रस्थ तरंग जो ट्रांसवर्स वेव्स होती है। चलिए और आगे देख लेते हैं कि ये दोनों कैसे काम करता है। देख लेते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समानांतर होती है तो ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। अनुप्रस्थ तरंग जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है। यहाँ पर क्या है? अनुदैर्ध्य में समानांतर और इसमें अनुप्रस्थ में हो जाती है लंबवत। ठीक है, इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुम्बकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वैसी तरंगें जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात तरंगें निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं, उन्हें विद्युत चुम्बकीय या अयांत्रिक तरंग कहते हैं। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें एक ही चाल से चलती है जो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। अब देख लेते हैं सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें फोटोन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें फोटोन की। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का अनुदैर्ध्य परिसर 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻⁴ मीटर तक होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण, यह उदासीन होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती है वह उदासीन होती है। यह अनुप्रस्थ होती है अर्थात समानांतर होती है। समानांतर नहीं, वो तो अनुदैर्ध्य हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, अनुदैर्ध्य हो जाएगा समानांतर और अनुप्रस्थ हो जाएगा लंबवत। ठीक है, तो यह कैसी होती है? लंबवत होती है। यह अनुप्रस्थ होती है। कौन? विद्युत चुम्बकीय तरंगें। यह प्रकाश के वेग से गमन करती है। जितना प्रकाश का वेग होगा उतना ही चुम्बकीय तरंगों का भी वेग होगा। इसके पास ऊर्जा एवं संवेग होती है। किसके पास? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के पास ऊर्जा एवं संवेग होती है। इसकी अवधारणा मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रमुख विद्युत चुम्बकीय तरंगें। विद्युत चुम्बकीय तरंगें खोजकर्ता, तरंगदैर्ध्य परिसर, आवृत्ति परिसर और उपयोग, इन सभी को देख लेते हैं। गामा किरणें की खोज जो है किसने की थी? बेकुरेल ने। गामा किरणें की खोज बेकुरेल ने, और इसके तरंगदैर्ध्य परिसर 10⁻⁴ से 10⁻⁻10 मीटर होती है। ठीक है, और इसकी आवृत्ति परिसर जो कि हर्ट्ज में 10⁻20 हर्ट्ज से 10⁻18 हर्ट्ज तक होती है, और इसकी वेधन क्षमता अत्यधिक होती है। इसका उपयोग नाभिकीय विक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में की जाती है। अब देख लेते हैं एक्स किरणें। एक्स किरणें का जो है खोज रोंटगन ने किया था। किसने किया था? रोंटगन ने। अब देख लेते हैं इसकी जो रेंज होती है 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर तक, और इसकी हर्ट्ज क्षमता होती है 10⁻18 से 10⁻16। यह जो है चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्रों में इसका जो है उपयोग किया जाता है। पराबैंगनी किरणें, अर्थात इसकी खोज जो है रीटर ने की थी। किसने की थी? रीटर ने। और इसका जो है तरंगदैर्ध्य परिसर कितना होता है? 10⁻⁻8 मीटर से 10⁻⁻7 मीटर तक। ठीक है, और इसका जो है आवृत्ति परिसर होती है 10⁻16 से 10⁻14
हर्ट्ज तक। सिकाई करने, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने, बैक्टीरिया को नष्ट करने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। किसका? पराबैंगनी किरणों का। अब देख लेते हैं दृश्य विकिरण। न्यूटन। दृश्य विकिरण के खोज किसने की थी? न्यूटन ने किया था दृश्य विकिरण की खोज। और यह एग्जाम में उतना नहीं पूछा जाता है, फिर भी देख लेते हैं। 3.9 × 10⁻⁷ मीटर से 7.8 × 10⁻⁻⁻ जो है 7 मीटर तक होती है। और इसका परिसर, आवृत्ति परिसर जो है 10⁻14 से 10⁻12 तक होती है। इससे हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती है। किससे? दृश्य विकिरण से। यह होती है 3.9 × 10⁻⁷ मीटर से 7.8 × 10⁻⁷ मीटर तक। और आवृत्ति जो इसका परिसर होता है वह 10⁻14 से 10⁻12 तक होती है। अब देख लेते हैं औरक्त विकिरण, जिसकी खोज जो है हॉर्सले ने की थी। किसने की थी? हॉर्सले ने। और इसका जो है 7.8 × 10⁻⁷ से 10⁻³ मीटर तक इसमें होती है। इसका आवृत्ति परिसर जो है 10⁻12 से 10⁻10 तक होती है। ये किरणें ऊष्मीय विकिरण है। ये जिस वस्तु पर पड़ती है उसका तापमान जो है बढ़ जाता है। इसका उपयोग कुहरे में फोटोग्राफी करने एवं रोगियों की सिकाई करने में किया जाता है। लघु रेडियो तरंगे। हेनरी 10⁻³ मीटर से 10⁻10, इसकी परिसर जो है 10⁻10 होती है। यह रेडियो, टेलीविज़न एवं टेलीफोन में इसका उपयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं रेडियो तरंगे। दीर्घ रेडियो तरंगे, इसका खोज जो है मार्कोनी ने किया था। और इसका उपयोग जो है रेडियो एवं टेलीविज़न में उपयोग इसका किया जाता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं तरंग गति अर्थात वेव मोशन। किसी कारण द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। कंपन की कला, फेज ऑफ वाइब्रेशन, आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति तथा गति की दिशा को जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है उसे उस क्षण पर के कंपन की कला कहते हैं। निम्न तरंगे विद्युत चुम्बकीय नहीं हैं। कैथोड किरणें, यह सभी जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। कौन? कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि किरणें और पराश्रव्य किरणें। आयाम, एम्पलीट्यूड। दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति की किसी भी ओर जितनी अधिक से अधिक दूरी तक जाती है उस दूरी को दोलन का आयाम कहते हैं। तरंग दैर्घ्य, तरंग वेवलेंथ। तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर जो कि लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। अनुप्रस्थ तरंगों में दो पास के श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी तथा अनुदैर्घ्य तरंगों में क्रमागत दो संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है। सभी प्रकार की तरंगों में तरंग की चाल, अनुदैर्घ्य एवं आवृत्ति के बीच निम्न संबंध होता है। तरंग चाल, आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य या v बराबर ν/λ होता है, n × लैम्डा। अब देख लेते हैं ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है। जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, उनकी अनुभूति में अपने कानों के द्वारा होती है। उनकी अनुभूति जो है हमें अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम ध्वनि के नाम से पुकारते हैं। ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परिसर अश्रव्य तरंगे इंफ्रासोनिक वेव्स 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को
और श्रव्य तरंगे कहते हैं। इसे हमारा कान सुन नहीं सकता है। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है। श्रव्य तरंगे ऑडियोबल वेव्स 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को हमारा कान जो है सुन सकता है। पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकता, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे जो है सुन सकते हैं। इन तरंगों को गाल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब विद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज की क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। साथ ही इनका अनुदैर्ध्य छोटी होने के कारण इन्हें एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। पराश्रव्य तरंगे के उपयोग संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। ध्वनि की चाल स्पीड ऑफ साउंड विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद जो है द्रव में और उसके बाद जो है गैस में होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होता है। जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकंड होता है और लोहे में ध्वनि की चाल जो है 5130 मीटर पर सेकंड होता है। लोहे में जो है 5100, यह जो है ठोस हो गया, जिसमें 5130 मीटर पर सेकंड हो जाता है। यह जो है ध्वनि की चाल जो है, जल जो है यह तरल हो गया अर्थात द्रव, इसमें 1483 मीटर पर सेकंड होता है और सबसे कम जो है ध्वनि में होती है जिसका जो है 332 मीटर पर सेकंड है। चलिए और आगे देख लेते हैं। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल जो है अपवर्तित रहती है। ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, परंतु वायु में प्रति सेकेंड प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल जो है 0.61 मीटर पर सेकंड जो है बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल जो है अधिक होती है। ध्वनि के लक्ष्य ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्ष्य होते हैं: प्राबल्य, तारत्व और गुणता। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। प्रबलता अर्थात लाउडनेस। प्रबलता ध्वनि का अभिलक्षण है जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक फोन है। प्रबलता एवं ध्वनि की तीव्रता में संबंध प्रबलता लॉग आई, जहाँ आई जो है ध्वनि की तीव्रता है। प्रबलता एवं ध्वनि की तीव्रता में अंतर प्रबलता और ध्वनि की तीव्रता। प्रबलता ध्वनि का वह अभिलक्षण है जिसके कारण ध्वनि जो है तेज या मंद सुनाई देती है। ध्वनि की तीव्रता
ध्वनि की तीव्रता ध्वनि ऊर्जा का वह परिमाण है जो ध्वनि संचरण की दिशा के लंबवत खींचे गए इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरती है। ध्वनि की तीव्रता वस्तुनिष्ठ है। ध्वनि की तीव्रता को मापा जा सकता है जबकि प्रबलता को मापा नहीं जा सकता है। प्रबलता चेतना संबंधी है और ध्वनि जो है तीव्रता वस्तुनिष्ठ है। प्रबलता सुनने वाले के कानों की सुग्राह्यता पर निर्भर करती है जबकि ध्वनि की तीव्रता सुनने वाले के कानों की सुग्राह्यता पर निर्भर नहीं करती है। नोट में ध्वनि स्रोत से दूर किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता समान होती है। दूसरी ओर प्रबलता उस बिंदु पर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है क्योंकि प्रबलता व्यक्ति की कान की सुग्राह्यता पर निर्भर करता है। अब देख ले तारत्व अर्थात पिच। तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि को मोटी या पतली कहा जा सकता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है एवं ध्वनि पतली होती है। वही आवृत्ति जो है कम होने पर तारत्व कम होता है एवं ध्वनि जो है मोटी होती है। चलिए और आगे देखते लेते हैं। तीव्रता इंटेंसिटी। माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक बेल है। ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता को वाट मीटर पर मीटर होगा, वाट पर मीटर में व्यक्त किया जाता है। बेल एक बड़ा मात्रक है अतः व्यवहार में इससे छोटा मात्रक डेसिबल प्रयुक्त होता है जो बेल का 10वां भाग है। ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। अब देख लेते हैं कौन कौन कितने कितने चाल है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल वायु में जो है 332 मीटर पर सेकेंड, हाइड्रोजन जो है 1269 मीटर पर सेकेंड, सब मीटर पर सेकेंड में है। और कार्बोहाइड्रेट जो है 260, भाप जो है 100 डिग्री सेल्सियस जो है 405 पर, अल्कोहल जो है 1213 पर, जल जो है 1483 पर, समुद्र जल जो है 1533 पर और पारा जो है 1450 पर, कांच जो है 5640 पर, एल्युमिनियम जो है 6420 पर और लोहा जो है 5130 मीटर पर सेकेंड पर होती है। अंतर तो देख ही लिए है। चलिए यह अगले वीडियो में देखेंगे।